हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। इग्नाइट क्लासेस जहां पर आपको क्वालिटी एजुकेशन एकदम लो कॉस्ट में या फिर यूट्यूब पे कम्प्लीटली फ्री मिलता है। यहां पर क्लास 11th और क्लास 12th के कम्प्लीटली मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे के सारे क्लासेस रेगुलरली चल रहे हैं। साथ ही साथ रात में आपको लाइव सेशन भी 11th और 12th का देखने को मिलेगा, तो वहां पर मेक श्योर कि तुम ज्वाइन जरूर कर लोगे। आज के क्लासेस में हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एक और नए कॉन्सेप्ट यानी कि हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कवर अप करने वाले हैं और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एकदम वन बाय वन सारे के सारे पार्ट्स को समझने वाले हैं। क्या था हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बोर्स मॉडल जो हमने इससे पहले वाले थ्योरी में पढ़ रखा था उसका क्या फेलियर था, क्यों वो फेल्ड कर गया, उन सारे के सारे पार्ट्स को हम लोग एक एक करके कवर अप करने वाले हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। ठीक है, एकदम लास्ट तक हमारे साथ बने रहना ताकि तुम्हें हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में किसी टाइप्स का प्रॉब्लम देखने को ना मिले। देखो, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, ये नाम से ही क्लियर है कि हेजनबर्ग ने कुछ अनसर्टेनिटी बताया था। अब किसको लेकर अनसर्टेनिटी बताया था, तो इसको अगर हम लोग देखें तो अनसर्टेनिटी जो था वो बताया गया था इसके पोजीशन और मोमेंटम को लेकर। किसके? इसके पोजीशन और मोमेंटम को लेकर बताया गया था कि अनसर्टेन होता है, यानी कि एक टाइम में ना तो आप पोजीशन बता सकते हो इलेक्ट्रॉन्स का, ना ही उसका मोमेंटम बता सकते हो एक साथ। अगर तुमने पोजीशन बताया तो मोमेंटम नहीं बता पाओगे, अगर तुमने मोमेंटम बताया तुम पोजीशन नहीं बता पाओगे। यही था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब साथ साथ, द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक साथ है ना उसका पोजीशन और एक साथ उसका वेलोसिटी। एक साथ पोजीशन और वेलोसिटी तुम नहीं बता सकते हो, या तो तुम पोजीशन बता दो एग्जैक्ट तो तुम वेलोसिटी नहीं बता पाओगे, अगर तुम वेलोसिटी बता देते हो एग्जैक्ट तो तुम उसका पोजीशन नहीं बता पाओगे। यही था हमारा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसके बेसिस पे इक्वेशन हमारे पास था। क्या इक्वेशन था? दैट इज डेल एक्स इंटू डेल पी, है ना, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच बाई 4 पाई। ये सिंपल फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन जो है वो देखने को मिला था। अगर मैं तुमसे मोमेंटम यानी कि पी का फॉर्मूला पूछूं तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। बस ये मोमेंटम के प्लेस पे मास इंटू वेलोसिटी। अब मास तो किसी का चेंज होगा नहीं, तो मास को हमने ला दिया इधर, है ना, ये इधर से इधर आ गया डिवाइड में, तो यहां से आ गया डेल एक्स इंटू डेल वी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच बाई 4 पाई। तो यहां से तुम एक बात ये भी बोल सकते हो कि ये एग्जैक्टली यानी कि साइमल्टेनियसली उसका पोजीशन और उसका वेलोसिटी भी डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, जैसे साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये था सिंपल फॉर्म में हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि एग्जैक्ट पॉइंट में, है ना, मतलब एग्जैक्ट किस पोजीशन पे उसका मोमेंटम क्या होगा, उसका पोजीशन क्या होगा, ये तुम फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट में चले, फटाफट से इसको तुम नोट डाउन कर लोगे। कर लिया नोट डाउन? चलो आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट है सिग्निफिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सिग्निफिकेशन क्या है ना, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताता क्या है, एग्जैक्ट एक साथ तुम ना तो उसका वेलोसिटी बता सकते हो ना ही उसका पोजीशन बता सकते हो। ठीक है, देखो क्या है, इट रूल्स आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ एंड ट्रैजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स, है ना। फिर उसके बाद क्या है, द इफेक्ट ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंस ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ये केवल और केवल छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर तुम बात करो, है ना, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो मतलब बड़े बड़े, जैसे हम लोग है जो जिसको तुम देख सकते हो माइक्रो होता है। माइक्रो एम आई मतलब छोटा छोटा, एम ए माइक्रो मतलब बड़ा बड़ा, है ना, बड़ा बड़ा। उनके लिए ये क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, यानी कि इसको तुम मतलब नहीं के बराबर बोल सकते हो, क्योंकि हम लोग बता सकते हैं ना कि अगर हम लोग ऐसे ऐसे कूद रहे हैं सपोज, ठीक है, तो हम लोग बता सकते हैं कि एक साथ हमारा वेलोसिटी क्या है, हमारा पोजीशन क्या है, लेकिन छोटा छोटा पार्टिकल्स होगा तो तुम नहीं बता पाओगे। ठीक है, यही था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस। नोट करो फटाफट से, कर लिया नोट? बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट चलते हैं, रीजन फॉर फेलियर ऑफ बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल जिसको हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, उसके फेलियर के पीछे रीजन क्या था, क्यों वो गलत साबित हो गया, यही हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्या है, सबसे पहले कि जो बोर्स मॉडल था वो केवल और केवल, अभी आपने डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स पढ़ रखा पिछले क्लास में, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स में क्या था कि जो कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन जो भी बात करो, उसके पास वेव नेचर भी होता है, उसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है ना। तो जो बोर्स मॉडल दिया गया था वो केवल और केवल पार्टिकल नेचर को ध्यान में रखकर दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पता ही नहीं था कि वेव नेचर जैसा कॉन्सेप्ट भी होता है। तो पहला फेलियर तो इनका यही हुआ कि वेव नेचर को ये नहीं बता पाए, है ना। तो देखो क्या है, पहला ड्रॉबैक क्या है, द वेव कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसीडर्ड इन बोर्स मॉडल।
है ना, वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वहां पर कंसीडर ही नहीं किया गया था। पहला फेलियर तो ये हो गया। दूसरा फेलियर क्या था, तो दूसरा में अगर देखो तो अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल एन ऑर्बिट इज क्लियरली डिफाइंड पाथ एंड दिस पाथ कैन कंप्लीटली, है ना, बी डिफाइंड ओनली इफ बोथ द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन, है ना। यानी कि तुम जैसे उसमें तुम क्या निकाले थे, रेडियस निकाल दिए थे। रेडियस उसका कितना आया था बताओ, रेडियस याद है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेडी स्क्वायर, ये आया था तुम्हारे पास वहां पर रिलेशन बोर्स रेडियस का, है ना। बोर्स रेडियस तुम्हारे पास कुछ इतना निकल कर आया था, तो इससे तुमने रेडियस बता दिया था। वहां से उसका हमें वेलोसिटी भी पता चलता था। वेलोसिटी nth ऑर्बिट में किसी इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी होता था 2.18 इंटू 10⁶ Z/n, ये होता था किसी का वेलोसिटी। तो वहां से तो दोनों पता चल गया था एक साथ कि उसका रेडियस, है ना, कहां पर वो प्रेजेंट है वो पता चल गया, किस रेडियस में प्रेजेंट है ये हमें पता चल गया। उसके साथ साथ उसका वेलोसिटी कितना है ये भी हमें पता चल जाता था, ये भी पता चल जाता था। लेकिन अभी हमने पढ़ा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसके बेसिस पे था कि एग्जैक्टली दोनों को सेम टाइम पे हम लोग नहीं बता सकते हैं, है ना, हम लोग नहीं बता सकते, जिसके कारण ये दूसरा फेलियर साबित हुआ हेजनबर्ग बोर्स एटॉमिक मॉडल का। ठीक है, तो दो इसका हमें फेलियर जो है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, फटाफट से एक बार तुम इसको नोट डाउन कर लोगे, कर लिया नोट डाउन, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो कि अभी जो है एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, अभी के टाइम में अगर तुम देखो तो यही एक्सेप्ट किया जाता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, सबसे पहले तुमने देखा थॉमसन एटॉमिक मॉडल, गलत साबित हो गया। फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, गलत साबित हो गया। फिर उसके बाद आया बोर्स एटॉमिक मॉडल, गलत साबित हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो अभी के टाइम जो तुम पढ़ते हो ना 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, इस टाइप का जो तुम पढ़ते हो, ये सब जो है वो आया है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम से, है ना। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम से ये सारा का सारा आया है क्या क्वांटम मैकेनिकल ऑफ मॉडल, देख लेते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स, है ना, क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स इज द थ्योरेटिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, जो कि किससे डील्स करता है, स्टडी ऑफ मोशन से। किसका, तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का, उसके साथ साथ बोथ ऑब्जर्व्ड वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज, जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज ड्यूअल नेचर को यहां पर पार्टिसिपेट किया गया है, यानी कि वेव नेचर को भी और पार्टिकल नेचर को भी, यानी कि वेव प्रॉपर्टीज और पार्टिकल प्रॉपर्टीज दोनों को इसमें क्या किया है, कंसिडर किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो क्या, नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, है ना। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम का, वही हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। आ जाओ एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम इज क्वांटाइज्ड, है ना। जो एनर्जी होता है एक इलेक्ट्रॉन्स का वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है। देखो क्वांटाइज्ड का मतलब सिंपल फॉर्म में क्या है तुम्हारा, क्वांटाइज्ड का मतलब है कि जो उसका एक इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी इतना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी उसका डबल होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रिपल होगा, 4 का उसका 4 टाइम्स होगा, 5 का उसका 5 टाइम्स होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइज्ड, कि एक इलेक्ट्रॉन्स का अगर आपने एनर्जी निकाल दिया है तो बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके एनर्जी निकालने के लिए बस मल्टीप्लाई जो है वो तुम करते जाओगे। क्या करते जाओगे, बस तुम मल्टीप्लाई जो है उसको सिंपल फॉर्म में तुम करते जाओगे, तो इस तरीके से तुम वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ, है ना, इज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ वेव लाइक प्रॉपर्टीज, इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये कैसे मतलब सिंपल फॉर्म में कैसे रिलेटेबल करता है, तो ये है वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। ये भी इसी बात को कहता है जो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने कहा था। उसने भी कहा था कि एक साथ तुम वेलोसिटी और पोजीशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, या फिर एक साथ तुम पोजीशन और मोमेंटम को फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, इसने भी वही कहा, इसीलिए ये थ्योरी जो था वो चलता रहा। फिर है द एटॉमिक मॉडल हैज वेव फंक्शन, जिसको ऐसा तुम साई के थ्रू शो करते हो, है ना। लिखते पिसाई है बट बोलते इसको साई है ना। There are many orbitals in an atom. एक एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई एन एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैज डेफिनेट एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करता है वो क्या ऑक्यूपाई करता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है उसको ऑक्यूपाई करता है, जिसका अपना खुद का एक डेफिनेट एनर्जी होता है। एंड ऑर्बिटल कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल्स में केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते।
द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, और जो ऑर्बिटल्स हैं उनको फिल किया जाता है किसके बेसिस पे, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के बेसिस पे, यानी कि जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग भी होगा। ऐसे भी तुमने बोर्स एटॉमिक मॉडल में देख रखा है कि ये अगर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारा फर्स्ट रेडियस होगा, सेकंड रेडियस, थर्ड रेडियस, है ना, कुछ इस टाइप से। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल्ड होता है जिसका एनर्जी क्या होता है, सबसे कम होता है, जिसका एनर्जी सबसे कम होता है। फिर इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ फिल किया जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ, यहाँ और यहाँ फिल किया जाता है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस, या फिर तुम बोल सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस के बेसिस पे, एनर्जी के बेसिस पे इसको फिल किया जाता है। ठीक है, फिर क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स एट अ पॉइंट, है ना, विद एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल, है ना, ऑर्बिटल वेव फंक्शन। यानी कि अगर किसी चीज का प्रोबेबिलिटी तुम लोगों को फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट है, अगर इसका तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है, तो ये जो होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेव फंक्शन के स्क्वायर के, है ना, स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन, स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन, यानी कि साई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो इसको तुम सिंपल फॉर्म में, बस ये थ्योरी वाला पार्ट है, इसको तुम ध्यान से देख लेना। ठीक है, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर एट द डिफरेंट पॉइंट विद इन एटम इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन्स मोस्ट प्रोबेबिलिटी विल बी फाउंड। यानी कि साई स्क्वायर का वैल्यू से तुम्हें पता चलेगा कि वो कौन सा ज्यादातर प्रोबेबिलिटी है जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो फाइंड होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं साई स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल, है ना। ऑर्बिटल या ऑर्बिटल वही होता है जहां पर ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन जो है वहां पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, फटाफट से एक बार तुम इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया नोट डाउन, कर लिया नोट डाउन, चलो बहुत अच्छी बात है। कितना मिनट होने वाला है, 12 मिनट होने वाला है, ये हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है, क्वांटम नंबर्स, है ना। क्वांटम नंबर क्या होता है वही हम लोग समझते हैं, और क्वांटम नंबर के टाइप जो है वो भी देखने वाले हैं, है ना। क्वांटम नंबर देखो क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन बी स्पेसिफाइड बाय गिविंग देयर कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उसको स्पेसिफाई किया जाता है किसके बेसिस पे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम के बेसिस पे, है ना, जो कि क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। विच आर क्या होता है, क्वांटाइज्ड, है ना, जो कि क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स का जितना पार्ट है दूसरे इलेक्ट्रॉन्स का उसका डबल होगा, तीसरे इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ दे तो उसका ट्रिपल होगा, और चौथे इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ दे तो उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, फिर है द क्वांटाइज्ड वैल्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर। ये जो क्वांटाइज्ड वैल्यू है उसको एक्सप्रेस किया जाता है किसके बेसिस पे, तो क्वांटम नंबर के बेसिस पे। दीज आर यूज्ड टू गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज लोकेशन, एनर्जी और स्पीड, है ना। ये जो होता है क्वांटम नंबर वो क्या बताएगा, क्वांटम नंबर जो होता है वो बताता है कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट है ना। जैसे बहुत सारे इसके 4 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा होता है आपका दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, है ना। तो 4 पार्ट जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जो कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स आपके बारे में बताएगा। जैसे सपोज करो आप ही हो, है ना, सपोज करो आप ही हो, साउंड जा रहा है ना, हाँ, सपोज करो आप ही हो, है ना, मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ रहते हो, तो सबसे पहले आप बताओगे कि मैं इंडिया में रहता हूँ, है ना। इंडिया के बाद आप झारखंड में या जहां पर भी आप रहते होगे आप बोलोगे कोई एक प्लेस का, जैसे मैं झारखंड में रहता हूं तो मैं अपना बता देता हूं कि मैं झारखंड में रहता हूं। अब झारखंड के किस स्टेट में रहते हो, स्टेट के किस सिटी में रहते हो, सिटी के कौन से गांव में रहते हो, है ना, उसका पिन कोड बताओ। तो इस टाइप से एक कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, वो तुम्हें पता चलता है, और ये जो बताने का काम है वो क्वांटम नंबर ही करता है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता है, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वांटम नंबर, सिमिलर, है ना, सिंस इट टेल्स द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल और द सेल। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिंपल फॉर्म में समझना कि क्या होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये तुम्हें बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस सेल में प्रेजेंट है, किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है। अगर तुम्हें ये पता करना है, जैसे ये हमारा होता था कौन सा, फर्स्ट ऑर्बिट, है ना, यहां पर लिख देता हूं मैं,
ये होता था हमारा क्या, फर्स्ट ऑर्बिट, ये होता था हमारा कौन सा, सेकंड ऑर्बिट, और ये होता था हमारा कौन सा, थर्ड ऑर्बिट, है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स पता करना है कि किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, तो ये बताएगा कौन सा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है, कि सेकंड ऑर्बिट में प्रेजेंट है, कि थर्ड ऑर्बिट में प्रेजेंट है। अगर ये पता करना है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा, है ना, जहां पर n का वैल्यू क्या होता है, 1 2 3 4, या फिर इसी को तुम क्या बोलते हो, KLMN, है ना, ऐसे भी तुम बोलते हो। लिख दूं मैं इसको भी लिख दूं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे K, इसको बोलेंगे L, और इसको बोलेंगे क्या, M, है ना, KLM। इस टाइप से जो है वो चलता रहता है, ठीक है। तो ये क्या बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। ये किसके बारे में बताता है, एनर्जी लेवल या फिर ऑर्बिट के बारे में बताता है कि किस ऑर्बिट में जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट आ जाओ सेकंड है हमारे पास, है ना। सेकंड पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ और दिया हुआ है ना। इसको कैसे लेटर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे K हो गया, L हो गया, M हो गया, N हो गया, O हो गया, P हो गया, जितना जितना ऑर्बिट है उसके बेसिस पे इसका नेमिंग होगा, है ना। उसके साथ साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और कुछ इंफॉर्मेशन हमें देता है। और क्या इंफॉर्मेशन देता है, इट गिव्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वही रेडियस के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, रेडियस के बारे में बात कर रहा है कि कितना डिस्टेंस पे जो है वो प्रेजेंट होगा। सेकंड है, इट कंप्लीटली डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम, है ना, एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। और उसके साथ साथ ये हमें कंप्लीटली डिटरमाइन करता है कि उसका एनर्जी क्या होगा, किसका एनर्जी, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी, चाहे वो हाइड्रोजन एटम का हो या हाइड्रोजन लाइक यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के किसी भी एलिमेंट्स का वहां पर प्रेजेंट हो, ठीक है। फिर है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी प्रिंसिपल सेल इज गिवन बाय 2n², है ना। किसी भी, है ना, किसी भी प्रिंसिपल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसके लिए फॉर्मूला था 2n², जो बोर्स मॉडल ने भी दिया था, याद रखना। बोर्स मॉडल ने भी यही बताया था कि किसी में इलेक्ट्रॉन्स कितना प्रेजेंट होगा। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि फर्स्ट ऑर्बिट है, क्या है, सपोज करो फर्स्ट ऑर्बिट है, यानी कि n का वैल्यू अगर 1 है, तो n का वैल्यू है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होगा, तो n का वैल्यू पुट कर दो 1, 1 का स्क्वायर कितना, 1, 2 1 जा 2, है ना। जब n का वैल्यू तुम 2 लोगे, n का वैल्यू 2 यानी कि कौन सा, सेकंड ऑर्बिट, n का वैल्यू कितना 2, 2 का करोगे स्क्वायर कितना होगा 4, 4 2 जा कितना होगा 8। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे, दैट इज 8, है ना। जब n का वैल्यू तुम 3 लोगे तो इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे, n का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा कितना 18, है ना। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होंगे किसी भी ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग एल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एल के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इट इज फाउंड दैट द स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स contained not only the main lines but there are many fine lines also present, है ना। उसके साथ साथ बहुत सारे फाइन लाइंस भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। दिस नंबर हेल्प्स टू एक्सप्लेन द फाइन लाइंस ऑफ द स्पेक्ट्रम, है ना। देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। नंबर 1 में है द नंबर ऑफ सबसेल प्रेजेंट इन द मेन सेल, कितने सबसेल प्रेजेंट होंगे इसके बारे में ये बताता है ना। तो जब भी सबसेल के बारे में पता चलेगा तो वो बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेल या फिर ऑर्बिट के बारे में बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और सबसेल के बारे में जानकारी कौन देता है कि एस सबसेल है, कि पी सबसेल है, कि डी सबसेल है, कि एफ सबसेल है, ये बताता है हमारा कौन सा, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड पॉइंट में देखो क्या है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेल। उसके साथ साथ एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बताता है कि किसी सेल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। उसके साथ साथ थर्ड पॉइंट में हमें दिया है द रिलेटिव एनर्जी ऑफ वेरियस सबसेल। उसके साथ साथ सबसेल का एनर्जी क्या होगा उसके बारे में भी हमें बताता है। कौन बताता है, दैट इज ये हमें बताता है कौन सा, दैट इज ये हमें बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, है ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं और फोर्थ पॉइंट, द शेप ऑफ वेरियस सबसेल प्रेजेंट विद इन द सेम प्रिंसिपल सेल, ठीक है। उसके साथ साथ वेरियस सबसेल का शेप भी जो है वो हमें पता चलता है इसी प्रिंसिपल सेल के बेसिस पे या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर के बेसिस पे, जो एक एक करके अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दिस क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय द लेटर टी, है ना, यहाँ पर टी नहीं होगा, ये जो क्वांटम नंबर है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एल के थ्रू, है ना। फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एन, है ना, कैन हैव एनी वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1, ये 0 से n-1 का वैल्यू देगा हमें। जैसे अगर सपोज कर लो, है ना, यहाँ पर हमें
देखोगे कि सपोज करो कि n का वैल्यू जो है, यहाँ पर n का वैल्यू है और यहाँ पर l का वैल्यू है ना, n का वैल्यू है और l का वैल्यू है। अगर n का वैल्यू हमारा 1 होगा, या फिर ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर सबसेल बना लेते हैं, यहाँ पर सबसेल बना लेते हैं, यहाँ क्या करते हैं, सबसेल लिख देते हैं। यहाँ सबसेल है ना, कौन कौन सा सबसेल है, एस, पी, डी और एफ, है ना, 4 सबसेल जो है प्रेजेंट होता है। एस के लिए एल का वैल्यू जो होता है 0 होता है, पी का वैल्यू 1 होता है, डी का वैल्यू 2 होता है और एफ का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। ये होता है एल का वैल्यू। किसका वैल्यू, दैट इज एल का वैल्यू जो है वो इतना प्रेजेंट होता है। सबसेल अगर एस है तो उसके लिए एल का वैल्यू 0, पी है तो 1, डी है तो 2 और एफ है तो 3, है ना। इस तरीके से जो है वो प्रेजेंट होगा सारा का सारा वैल्यू, ठीक है, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा है। और अगर तुम्हें निकालना है L का वैल्यू कि टोटल L का वैल्यू कितना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n2n-1, n2n-1, जो कि अभी तुमने यहां पर देखा, है ना, जो कि तुमने अभी यहां पर देखा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट देखो क्या है। फॉर द फर्स्ट सेल n का वैल्यू कितना होगा, 1, तो L का वैल्यू कितना होगा, n-1, यानी कि कितना होगा, 0 होगा, 0। अगर n का वैल्यू 2 है तो n-1 करो, 1 कितना आएगा, 1 आएगा, तो 0 और 1 होगा यहाँ पर प्रेजेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि सबसेल कॉरेस्पॉन्ड टू डिफरेंट वैल्यू टू रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग सिंबल, है ना, फॉलोइंग सिंबल के थ्रू उसको शो किया जा सकता है। कौन कौन सा है, वैल्यू ऑफ एल का वैल्यू क्या क्या होगा, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, है ना, कुछ भी हो सकता है। एल जो होगा वो एस के लिए, 0 एस के लिए होगा, ये पी के लिए होगा, ये डी के लिए होगा, ये एफ होगा, ये जी के लिए होगा, ये एच के लिए होगा। हालांकि ये दोनों जो है वैसा होता नहीं है, डायरेक्ट एफ तक ही आपको मेनली देखने को मिलता है ना। कहां तक मिलेगा, एफ तक ही आपको देखने को मिलेगा। नोटेशन ऑफ सबसेल एस पी डी एफ जी एच, है ना, ऐसा जो होता है वो हमें नोटेशन जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है। ये वाला पार्ट भी हमने देख लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फिर थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताएगा, तो ये बताएगा ऑर्बिटल्स के बारे में। किसके बारे में बताएगा, ऑर्बिटल्स के बारे में, ये तुम्हें यहां पर बताया जाएगा। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द नंबर ऑफ प्रेफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सबसेल, है ना, जिसको ऑर्बिटल्स बोलते हो। सिंस ईच ओरिएंटेशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू एन ऑर्बिटल, है ना, किसके थ्रू कॉरेस्पॉन्ड्स होता है, तो ऑर्बिटल के थ्रू कॉरेस्पॉन्ड्स होता है ना, ऑर्बिटल के थ्रू कॉरेस्पॉन्ड्स होता है। कितना होगा, 22 मिनट 15 सेकेंड, ठीक है। Therefore, the magnetic orbital quantum number determines the number of orbital, है ना, present in any subcell, ठीक है। तो ये किसके बारे में बताता है, सिंपल फॉर्म में याद रखना, ये ऑर्बिटल्स के बारे में जो है वो तुम्हें बताता है, ठीक है, ठीक है। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय द लेटर m, है ना, इसको किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, तो m के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जो तुम ऊपर भी देख सकते हो, है ना, या फिर इसको ml के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे m और नीचे में l, है ना, ये वाला पार्ट। And for the given value it can all the values ranging from -l to +l, और -1 से +l तक होगा। जैसे l का वैल्यू अगर तुम ले लो, l का वैल्यू तुम ले लो 1, l का वैल्यू 1 होगा, तो ये कौन सा सबसेल था, p सबसेल। कौन सा सबसेल था, p सबसेल था। देखोगे, देखोगे, यहां देखो था, जब l का वैल्यू 1 था, कौन सा सबसेल था, p सबसेल था। तो उस केसेस में जो तुम्हारा टोटल ऑर्बिटल कितने प्रेजेंट होंगे, तो यहां पर अगर तुम्हें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है तो इसके लिए -l2 + l, यानी कि -1 से +1, तो -1 0 और फिर क्या +1, इसी को तुम बोलते हो px, इसी को तुम बोलते हो py और इसी को तुम बोलते हो pz, जो कि 3 ऑर्बिटल्स जो है वो एक्चुअल में यहां पर प्रेजेंट होता है ना, 3 ऑर्बिटल्स जो है यहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। समझ गए बात को, समझ गए बात को। जैसे एग्जांपल में देखो, l का वैल्यू 0 होगा, तो -l2 + l, यानी कि -0 से +0 भाई 0 ही तो होगा, तो ये यहां पर 0 हो गया। फिर नेक्स्ट देखो, अगर हमारे पास दिस मीन्स दैट ए सबसेल हैज ओनली वन ओरिएंटेशन, केवल वन ओरिएंटेशन है। पी के केस में अभी तुमने देखा, पी के केस में कितना होगा, -1 to +1, तो ये होगा -1 +0 और फिर क्या हो गया +1 और फिर क्या हो गया +1, यानी कि यहाँ पर कितने ओरिएंटेशन, 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है। कौन सा, एक x डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में और एक z डायरेक्शन में, तो px, py और pz। लास्ट हमारे पास आता है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, स्पिनिंग के बारे में बताता है कि एक ऑर्बिटल है हमारे अंदर, इसके अंदर स्पिनिंग कैसा होगा, तो एक जो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता है और एक जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। एक जो होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा कुछ मूवमेंट करता है ना, बस यही बताता है स्पिन क्वांटम नंबर।
This quantum number helps to explain the magnetic properties of a substance. A spinning electrons behave like a micromagnet with a definite magnetic moment. If an orbital contains two electrons, the two magnetic मोमेंट्स अपोजेस एंड कैंसल ईच अदर, है ना। तो यही है स्पिन क्वांटम नंबर की एक क्वांटम नंबर के अंदर, है ना, मतलब एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। एक का अगर डायरेक्शन, एक का जो घूमने का रोटेशन अगर ऐसे है तो दूसरे का रोटेशन जो होगा वो ऐसे होगा, है ना। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जस्ट उसका अपोजिट जो है वो डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा। यही है आपका क्या, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, आई होप कि तुम्हें ये क्वांटम नंबर जो है एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। ठीक है, कि कैसे हमने यहाँ पर सारे के सारे पार्ट को कंप्लीट किया है ना। और आज हमने सारे के सारे क्वांटम नंबर को एक एक करके आराम से देखा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी सारे टॉपिक्स, जैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है ना, क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स को फिलिंग करना, अफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है, हुंस रूल क्या होता है, ठीक है, उसके साथ साथ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, इन सारे के सारे पार्ट्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रात में अगर डेली आप हमसे लाइव क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर वेरियस क्वेश्चंस मैथ के सॉल्व किए जा रहे हैं डेली वाइज प्रैक्टिस पे। उसके साथ साथ बायो और फिजिक्स के क्लासेस ऑन टाइम चल ही रहे हैं, तो उसमें भी जाकर तुम ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ऑल दी वेरी बेस्ट।